गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस रिकॉर्डिंग में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 आपको गिवन है, A and B are partners in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner. C को पार्टनर एडमिट करा एंड ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम A. C जो लेता है अपने शेयर का, ही टेक्स, ही वर्ड यूज हुआ है C के लिए, तो C जो है ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम A. और अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 किससे लिया? A से। और B ने 3/16 अपने शेयर में से C को दे दिया। अच्छा, ये वाला सेंटेंस जो यूज़ हो रहा है वो C के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो रहा है कि ही यूज़ हुआ है C के लिए, और यहाँ B ने दे दिया। तो बताना है कि C का शेयर कितना है। अच्छा, एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और ये बहुत सिंपल होता है। नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट में जो भी शेयर बनता है ना, वो पुराने पार्टनर जो देते हैं उसी से बनता है। नए पार्टनर C है, A ने जो दिया वो C ने लिया, B ने जो दिया वो C ने लिया, तो A और B दोनों का मिला के C का शेयर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने लिखा C's शेयर ऑफ प्रॉफिट। C का जो प्रॉफिट में शेयर रहेगा, अगर कभी भी एडमिशन की रेशियो वाले क्वेश्चन में नए पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर गिवन ना हो, तो आप याद रखना इसी तरीके से निकालना कि जो पुराने वाले देंगे वो नए वाले का हो जाएगा। तो C का अगर आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है C's शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या होगा? शेयर बाय A ने कितना शेयर दिया और B ने कितना शेयर दिया। अब देखिए इस इक्वेशन में यहाँ लिखा हुआ है B गिव्स, B देता है 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू C। B का जो भी शेयर होगा उसमें से 3/16 दे दिया। देखो यहाँ फ्रॉम वर्ड आ गया, B ने दिया है 3/16 शेयर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया शेयर बाय B कितना मिला है 3/16। अब यहाँ पर देखिए C इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही टेक्स, C लेता है अपने शेयर का 1/4, ऑफ का मतलब का, अपने शेयर का 1/4 लेता है A से। तो भाई इस क्वेश्चन में तो C का शेयर गिवन ही नहीं है। जब C का शेयर गिवन ही नहीं है उसे X मान लो। अब जब मुझे पता चल गया कि C का जो शेयर है प्रॉफिट में वो X है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा? अपने शेयर का 1/4 लेता है, X का 1/4 लेगा। तो जो X का 1/4 होगा वो किसने दिया? A ने दिया। तो आप ऐसे याद रखना, कभी भी अगर नए पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर गिवन नहीं हो तो जो पुराने देंगे वो ले लेंगे। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 1/4 आएगा। तो इसका मतलब ये है C का प्रॉफिट में शेयर कितना है? 1/4, ये आ गया आपका। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। पहले यहाँ पर ये कहा है असेट्स आर रीवैल्यूड, इसे करेक्ट कर लें। असेट्स आर रीवैल्यूड, रीवैल्यू का मतलब होता है जब असेट्स को हम मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू को, तो असेट्स की वैल्यू बढ़ती भी है कम भी होती है, उसे कहा जाता है रीवैल्यूड। और लाइबिलिटीज़ आर रीअसेस, लाइबिलिटीज़ के लिए रीअसेस वर्ड यूज़ होता है, इसका भी मतलब लाइबिलिटीज़ का बढ़ना घटना। एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, ताकि क्या होगा इससे, मतलब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, चेंज इन PSR होता है, तो हम असेट्स को रीवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटीज़ को दोबारा से देखते हैं कि वो बढ़ी या कम हुई, या असेट्स बढ़ी या कम हुई। वजह, गेनिंग पार्टनर इज़ नॉट पुट टू एन एडवांटेज, क्योंकि आपको पता है जब चेंज इन PSR होता है तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं किसे गेन हुआ किसे सेक्रीफाइस हुआ। वो पता लगाने के बाद तो इन्होंने ये कहा कि गेनिंग पार्टनर को एडवांटेज नहीं होना चाहिए और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। तो ये Z+ क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी चेंज इन, जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, 3-2-1 का रेशो है। अब इन तीनों ने डिसाइड करा भाई आगे जो है हम अपना रेशो 4-3-2 रखेंगे।
तो इसे बोलते हैं चेंज इन PSR। जैसे ही ये रेशियो चेंज होगी असेट्स को रीवैल्यू किया जाएगा और लाइबिलिटीज़ को रीअसेस किया जाएगा। क्यों? ताकि गेनिंग पार्टनर को एडवांटेज ना हो एक्स्ट्रा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिसएडवांटेज ना हो। तो ये याद कर लेना। अब यहाँ बताया एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, क्या वर्ड यूज़ हुआ है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में अगर एक भी छोटा सा चेंज आता है उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आप देखिए चेंज इन PSR इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें क्या है, पहले रेशियो थी 3:2:1, अब इक्वल हो गई, रेशियो चेंज हो गई, नई डीड बनेगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। एडमिशन ए बी 2 पार्टनर थे, C आ गया, अब नई पार्टनरशिप डीड बनेगी तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। रिटायरमेंट में ABC 3 पार्टनर थे, उनकी डीड चल रही थी, A का रिटायरमेंट हो गया तो BC बचे, उनकी नई डीड बनेगी। इसी तरीके से डेथ ऑफ अ पार्टनर में 3 पार्टनर हैं ABC, B का डेथ हो गया तो A और C बचे, नई डीड बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो चेंज इन PSR में होता है, एडमिशन में होता है, रिटायरमेंट में होता है, डेथ में होता है, डिसोल्यूशन में नहीं होता। इन्होंने कहा कि जब वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सही बात है, क्योंकि जब रेशियो चेंज होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिन्हें गेन होता है, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कंपनसेट करता है बाय पेइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे करके किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। याद रखना गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, ठीक है, ये हमें बात बताता है कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। जो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नज़र आ रही है हम उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाते, राइट ऑफ कर देते। तो ये सेक्शन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 26, ये इसी के लिए है। इन्होंने ये कहा कि गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली। बुक्स का मतलब यहाँ पर है बैलेंस शीट। गुडविल बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ तब दिखाई जाएगी जब गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन पे की गई है, चाहे कैश की शक्ल में या काइंड की शक्ल में। ठीक है, देखिए बेटा, ये आप बैलेंस शीट बनाते हो, यहाँ आपको गुडविल नज़र आती है, ठीक है। अगर ये पहले से गुडविल चली आ रही है तो इसे हम फ़ौरन राइट ऑफ कर देते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। ये एडमिशन में भी कैंसिल होता है, ये रिटायरमेंट में भी होता है, ये डेथ में भी होता है और ये चेंज इन PSR में भी होता है। तो ये जब राइट ऑफ हो जाएगी तो यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने ये कहा कि आप बैलेंस शीट में गुडविल तभी दिखाओगे, बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट मान लो 30,000 रुपये है, आप तभी दिखाओगे जब आपने इसके बदले कैश पे करा हो, क्योंकि तभी तो डबल इफ़ेक्ट आएगा। ये बताइए, ये असेट साइड है, असेट साइड का मतलब हो गया डेबिट, तो ये गुडविल जो है यहाँ 30,000 दिखाकर डेबिट। अब होगा क्या, जो भी आपका कैश होगा, मान लो 1 लाख रुपए कैश है, जब आप ये गुडविल ख़रीदोगे, परचेज़ करोगे, वर्ड यूज़ हुआ है ना परचेज़ गुडविल, जब आप इस गुडविल को ख़रीदोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, आपका कैश का बैलेंस कम हो जाएगा 30,000, तो ये आ गया 70,000। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी गुडविल के लिखने से डेबिट बढ़ा है और यहाँ कैश क्या हो गया कम, तो ये क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट और डेबिट इफेक्ट आ गया। तो बैलेंस शीट में गुडविल कौन सी नज़र आती है? परचेज गुडविल। और ये परचेज गुडविल सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट है, थियोरिटिकल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि भाई अगर पहले से गुडविल नज़र आ रही है उसे राइट ऑफ कर दो, उसे कैंसिल कर दो, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बैलेंस शीट में गुडविल वही नज़र आएगी जो आपने ख़रीदी है। अब ये जो परचेज गुडविल है, इसके एग्जांपल मैं आपको कई बार दे चुका हूँ, ठीक है। जो हमने वो करा था ना, अदर देन कैश करा था, उसमें गुडविल जो आया था वही है ये गुडविल। यानी कि आपने किसी का बिज़नेस ख़रीद लिया, बिज़नेस की नेट असेट्स थी 2 करोड़ रुपए और आपने उसके बदले उसे 2 करोड़ 20 लाख दिए, तो 2 करोड़ रुपए तो उसका बिज़नेस की वैल्यू हो गई, और 20 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा उसे दिया है वो गुडविल का दिया है, आपने 20 लाख रुपए में उसकी गुडविल ख़रीद ली, तो इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है,
ठीक है, कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने कहा है कि बुक्स में बैलेंस शीट में गुडविल तभी नज़र आएगी जब उसके लिए हमने कैश पे करा हो। अब ज़रा रीज़न देख लें क्या है। परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन बिजनेस क्रिएट्स इट्स ओन रेपुटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज गुड लोकेशन एफिशिएंट। नो, परचेज आपने करी है ना, तो इन्होंने कहा कि गुडविल परचेज तब अराइज होती है जब बिजनेस अपनी रेपुटेशन क्रिएट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वाले रीज़न जो है ये फॉल्स है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर कहा ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। रीड द स्टेटमेंट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये रहा। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखते हैं, पढ़कर पता चलेगा। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पहले ही बता दिया पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड वाले एब्सेंस वाले प्रोविजन सारे लगेंगे। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते। क्लियर है? चलिए देखिए, पार्टनरशिप डीड नहीं है, 6% से इंटरेस्ट दिया जा रहा है, विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स मेड बाय दी पार्टनर्स। देखिए, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो सिर्फ प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है और लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो 6% पर एनम होता है, बाकी हर किसी के लिए नो है। ठीक है, देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था नो, यहाँ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन्होंने कहा कि क्या ड्राइंग्स पर 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा, आंसर इज़ नो, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है सिर्फ इक्वली प्रॉफिट बढ़ता है और इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट होता है वो 6% पर एनम होता है। तो ये दोनों तो नो हो गए, ये भी क्या हो गया, नो हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम 6% से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ स्लीपिंग पार्टनर would get an equal share of profit. The partner shall share some profit and losses in the ratio of their capital. ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब ज़रा इधर देखें, हमारे पास पूछा क्या है इन्होंने हमसे। इन्होंने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, तो भाई बिल्कुल सही बात है कि ये जो है ये आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यहाँ कहा भाई इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी तो 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा ड्राइंग्स पर, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ स्लीपिंग पार्टनर वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो स्लीपिंग पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। तो ट्रू, यानी कि पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। ये आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा। अमे, बीना एंड चंदर 3 पार्टनर हैं, इनका कैपिटल है 50,000, 70,000, 80,000। 31 मार्च को, ठीक है भाई, अमे ने डिसाइड करा भाई मैं रिटायरमेंट लूँगा फर्म से 31 मार्च को। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गिवन कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड टू अमे ऑन हिज रिटायरमेंट। हमें ये बताना है अमे को कितना अमाउंट हम उसके रिटायरमेंट पर पे करेंगे। तो जो चीज़ें उसे मिल रही हैं अमे को वो ले लो, और जो उससे चार्ज की जाएंगी, जो उसकी डेबिट साइड में आती हैं, वो माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिला है अमे को। तो अमे का एक तो आपको कैपिटल गिवन है 50,000 रुपये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50,000 रुपये एक तो अमे को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कैपिटल के मिलेंगे। चलो ये आ गया। अब अमे ने डिसाइड करा कि वो रिटायर होगा फर्म से, और विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आपको बताना है कि कितना अमाउंट पे किया जाएगा उसके रिटायरमेंट पर।
अच्छा, जनरल रिज़र्व आपको दे रखा है 7,500 रुपये का। तो भाई ये जनरल रिज़र्व तो तीनों पार्टनर का है ना, इसमें अमे का शेयर निकाल के उसकी कैपिटल में ऐड कर दो। अमे का शेयर कितना है? अच्छा देखिए, रेशो भी नहीं दे रखी इसमें, ठीक है, इसमें आपको रेशो भी नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखी तो आप इक्वल लिया करें। तो यहाँ पर देखिए 7,500 है, क्वेश्चन में रेशो नहीं है, 7,500 रुपये का मैं लूँगा। अगर कितना आ गया? 2,500 रुपीज़ मेरा आ गया। अब गुडविल दे रखी है फर्म की 30,000 रुपये, इसमें शेयर निकाल लीजिए अमे का। अमे का जो शेयर आप इसके अंदर निकालेंगे गुडविल में, या ये जो आपको गुडविल